हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच से मंजिल तक। और आज हमारे साथ हैं ममता, जिन्होंने बहुत ही लंबी जर्नी करी हमारे साथ, ऑलमोस्ट 3 इयर्स की। एंड हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहाँ पे हमारे साथ आए हैं। Thank you for having me, बीइंग sir. अ फैबुलस स्टूडेंट। It's my pleasure. It's completely my pleasure, sir. So Mamta, let's start the podcast. Sure. And I want to ask you the first and foremost thing जो मुझे स्ट्राइक हुई जैसे आप अंदर घुसे, आप अपने ये जो आपने माथे पे, इसको क्या बोलते हैं, तिलक बोलेंगे? उर्दपुंड बोलते हैं सर. उर्दपुंड। ओके, तो ये क्या है और कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं आपको बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि आप ये उर्दपुंड लगा के ही आते हैं कॉलेज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप मुझे इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मतलब मैं कह सकती हूँ, बिकॉज माई मम इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. और ये उर्दपुंड तो मेरे साथ जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी तब से है ये मेरे मस्तक पे. और ये श्री कृष्ण भगवान का सिंबल है. सो आई एम अ हार्डकोर डिवोटी ऑफ राधा कृष्णा. मेरे घर में राधा कृष्णा है भी, मैंने विराजमान कर रखी है सेवा. और तब से मैं जब से वृंदावन गई थी वहाँ मैंने पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया और एक अलग सी फीलिंग है इसके साथ में. तो तब से ये मेरे साथ है. एंड आपको मतलब ये पावर देता है? डू यू हाँ, फील इट गिव्स मी लाइक जैसे फॉर अ मैरिड वुमेन इट्स मंगलसूत्र, जस्ट द सेम वे फॉर माई कृष्णा दिस इज द वन, दिस इज अ सिंबल दैट आई एम हिज. तो मैं कंप्लीटली उनको डिवोटेड हूँ, या कंप्लीटली. सो एंड डू यू फील दैट कृष्ण भगवान कभी कभार आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं, सिंस यू आर अ वेरी हार्डकोर डिवोटी? एट एवरी स्टेप, ओके, एवरी स्टेप. सर उनके बिना तो हम जानते हैं कि भगवान के बिना तो अपन एक कदम भी नहीं चल सकते. बट डेफिनेटली हैविंग अ बिलीफ सिस्टम, हैविंग अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वो सबको होना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको सक्सेस में हेल्प करती है. एंड आई थिंक हम सनातन से बिलोंग करते हैं. सनातन में एक ऐसी चीज़ है जो कहती है कि सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. सो हाँ, बिलीफ सिस्टम विद द हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, हाँ, so you become disoriented also. Exactly. It is your belief system which keeps you intact and keeps you going even in the hard time also. एंड एक बिलीफ सिस्टम आपको हेल्प करता है टू नो कि सिर्फ यही नहीं है, देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स. देर इज अ सुपर पावर दैट इज कीपिंग यू नो दिस हैविंग अ बैक. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो मैं कभी आई विल बी डेड. तो मैं नहीं इमेजिन कर सकती इवन अ सिंगल डे विदाउट हिम. आई कैन नॉट. मेरे लिए ये जिस दिन मिसिंग होता है ना, तो कभी अगर घर में हूँ मैं, तो होता है कि आप काम में बिजी हो जाते हो, थोड़ा लेट हो जाता है, मस्तक पे नहीं लगा है, तो फिर उस दिन इवन सबको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, देयर समथिंग मिसिंग इन यू. तो वो एक मुझे खुद को फील होता है कि देयर समथिंग मिसिंग. सो बिफोर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, दिस इज समथिंग दैट आई मेक श्योर कि कुछ और हो ना हो मेरे साथ, ये मेरे साथ है. आई फील दैट यस दे आर विद मी. आपका वृंदावन का एक्सपीरियंस के बारे में बताओ. हाउ वाज इट? मतलब कुछ याद आपको ऐसा? सर, मतलब कैसा ज़्यादा पुराना नहीं था वृंदावन में. अभी Okay. पिछले से पिछले दिवाली पे ही गई थी. ओके, तो दिवाली के बाद में गई थी. एंड बहुत थोड़ा ऐसा होता है ना कि आप लो होते हो कभी कभी, और ऐसा फील था कि यार जाना है. आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट. और मैं प्रेमानंद जी महाराज, जो हम आज के दिन आई थिंक वो बहुत एक बड़ी शख्सियत हैं जो सब जानते हैं, सनातन से रिलेटेड हैं. तो मैं उनको सुन रही थी और कब से था कि जाना है, एक बार उनकी झलक पानी है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक बार उनकी झलक पानी है. बाकी वृंदावन बाद में अपन विजिट, मतलब मंदिर दर्शन एंड ऑल वो होता रहेगा, बट वो एक हार्डकोर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मुझे लेना था. तो ऑल ऑफ अ सडन बैठे बैठाए एकदम से मी एंड माई फ्रेंड की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चलते चलते एकदम से टिकट कि चलो चलते हैं. एकदम से प्लान बना और भाई दूज का दिन था, हम पहुंच गए वृंदावन. एंड ऑब्वियसली कि भाई दूज था तो बहुत भीड़ होती है, पर सर एक प्योरिटी है वहाँ की हवा में. देयर इज़ अ सेंस ऑफ कि आज भी बहुत नेचुरल है लोगों की, जो एक द बोलने का स्टाइल उनका बहुत देसी स्टाइल, और वो नहीं, उनमें वो दिखावा नहीं है.
वो जो है वो वृंदावन है। वासियों में दिखावा नहीं है। वृंदावन इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको दिखावा नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वहाँ के लोकल लोगों में नहीं मिलेगा। बाहर से जो आजकल आप जानते हैं कि हर टाइप के लोग आते हैं, वो कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग ट्रू बिलीवर्स भी होते हैं, कुछ लोग कभी कभी होता है ना कि चैलेंज करने आते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो बट हाँ, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि प्रेमानंद जी के दर्शन भी हुए, बांके बिहारी जी के दर्शन भी हुए, एंड जस्ट आई हैव नो वर्ड्स। इट So वाज that सच was- कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट फील की जा सकती हैं, यू इमर्स इनटू दैट फीलिंग एंड दैट वाज इट। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। कुछ Yes. चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बाद? उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, बिकॉज ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ी सी एक ठहराव आ गया है। एंड ये थोड़ी सी चीज़ें जो अपन बहुत होता है ना कि Materialistic world के मटीरियलिस्टिक बारे में। वर्ल्ड से निकल करके कि ऊपर कुछ है, यू Spirituality हैव की टू तरफ। कनेक्ट टू दैट सुपर पावर। और आपको यहाँ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कर्म वहाँ के लिए इकट्ठे करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ का तो यही रह जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए जो इकट्ठा करोगे वो साथ जाएगा। दैट फीलिंग हैज़ बिन लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, पावर, नेम, फेम ठीक है, होना चाहिए एक हद तक, ठीक है, यू रन बिहाइंड इट, बट डोंट फॉरगेट द कोर पर्पस ऑफ योर लाइफ। एंड कोर पर्पस इज आई थिंक टू कनेक्ट टू दैट स्पिरिचुअल पावर जो ऊपर बैठा है, उसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। थोड़ा टाइम निकालेंगे मेडिटेशन वगैरह करने का, या कुछ नहीं था आप लेकर के आपके बैठ के 2 अध्याय भागवत के पढ़िए, कुछ नहीं था आप आरती करिए, कुछ भजन सुनिए, उसमें जो एक होता है ना कि आपको एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है दिन भर की भागदौड़ से। मेरा तो बेस्ट मैं स्ट्रेस बस्टर है, भजन लगा लो। मेरे हस्बैंड कहते सारा दिन यही चलता है, मैंने कहा हाँ सारा दिन यही चलता है। मुझे अब ना मूवीज़ में इंटरेस्ट है, आई हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन ऑफ मूवीज़ सॉन्ग्स। मेरे लिए मेरी मूवीज़, मेरे सॉन्ग्स, मेरे सत्संग जो चलते हैं, या फिर और वो भी मैं ऑनलाइन ही सुनती हूँ सर, क्योंकि जाकर के वहाँ बैठना तो अभी आप जानते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता, वर्क लाइफ बैलेंस करनी है आपको, घर भी बैलेंस करना है, नहीं हो पाता है। पर हाँ, मैं सुनती हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ, और उनकी बातें तो ऐसे होता है ना कि स्ट्रेट इनटू योर हार्ट, दे गो स्ट्रेट डीप इनटू योर हार्ट। सो या तो यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। मैं आई टच द स्पिरिचुअलिटी साइड बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या आपके लाइफ में भी चल रहा है स्पिरिचुअलिटी वाइज। एंड आपने खुद ने बताया वर्क लाइफ बैलेंस। यस, सो दोनों चीज़ें चल रही हैं सर। स्पिरिचुअलिटी होता है कि अगर मैं काम भी कर रही हूँ, सो आई हैव माई हेडफोन्स ऑन एंड मेरे भजन चल रहे होते हैं, जो कि मुझे एक थोड़ा सा उस चीज़ को फोकस करने में भी, और एट द सेम टाइम आई शुड नॉट फॉरगेट कि व्हाट एम आई हियर फॉर, जस्ट नॉट दिस मटीरियलिस्टिक थिंग, बट आई हैव टू बी कनेक्टेड। तो दोनों चीज़ें चलती हैं, और किसी म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज लाइक हेल्प मी फोकस सिंस माई स्कूल डेज। मैं म्यूज़िक के साथ पढ़ाई करना, कुछ लोगों के लिए ऐसा कि म्यूज़िक के साथ पढ़ाई होती है, आई वॉज समबडी, हल्का फुल्का म्यूज़िक चलता रहे पीछे, एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी। बट अब वो म्यूज़िक थोड़ा सा टाइप ऑफ म्यूज़िक चेंज हो गया है। म्यूज़िक तो है, बट टाइप ऑफ म्यूज़िक चेंज हो गया है। सो इट्स भजन्स, और भजन में सर जो म्यूज़िक है ना, इट्स सूदिंग, वो आपको टच करता है। एंड ओरिजिनल सर, वो आजकल वाले भजन नहीं है। मैं सुनती हूँ जो ओरिजिनल पद पहले के लिखे हुए हैं, जो आजकल गाते हैं वापस से, जो ओरिजिनली बहुत पहले के हैं, वो सुनती हूँ। आजकल वालों में तो क्या है, देयर इज अ रैप म्यूजिक इन बिटवीन, और वो सब हो जाता है। सो इट देयर इज नो दैट प्योरिटी, वो नहीं बचती उनमें। पर हाँ, स्पिरिचुअल होना और उसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस करना, घर बैलेंस करना, किचन में काम कर रहे हो तो भी आप सुन सकते हो, आपको सुनने में मनाही नहीं है। सत्संग आप कुछ चला करके छोड़ोगे तो आपको काम अपने हाथों से करना है। You have to work with your hands and your eyes, but you have to listen with your ears. So that's what I do. ग्रेट ग्रेट। So it multitask होना ज़रूरी है सर। बहुत बढ़िया बात है। एंड इसी से रिलेटेड आई वांट टू आस्क यू दैट आप क्योंकि इतने स्पिरिचुअल हैं, एंड एक्चुअली आपने, आई थिंक यू स्टार्टेड योर एजुकेशन जर्नी क्वाइट लेट, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है आप यू डोंट बिलोंग टू द जेन ज़ी जनरेशन। No, not at all. So how did you decide it to take up this particular field? मतलब आपकी फैमिली ऑलरेडी, यू हैव हस्बैंड, एंड अभी हमारा जो पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन हुआ है, एंड यू हैव 2 kids. Yes. And then you started this particular new journey of interior design at a different stage of your life, जहाँ पे जनरली लोग इस टाइम तक सेटल हो गए होते हैं और या तो जो कर रहे हैं वही कर रहे होते हैं। दे जनरली डोंट टेक रिस्क, या जनरली कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से हेसिटेट करते हैं। Hesitate करते हैं। So fact is कि I got married at a very early age.
वो एक होता है ना घर में सबसे बड़े होने का, लड़की होने का, कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान अपने इंडियन फैमिलीज में हो जाता है. एंड फॉर मी ऑल्सो दैट वॉज द केस, क्योंकि माई ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू सी मी मैरिड. He had suffered 2 heart attacks, so he was like, before I leave, I want, although he's still there, he is 98 now. Oh my. So Great. yeah, amazing. But उनको था कि कि she is the eldest granddaughter, so I wanted, कि उनको होता है ना कि एक बच्चे को सेटल देख लें, अपन ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें, कि एटलीस्ट एक की सेटल लाइफ देख के जाऊँ मैं, वो उनके मन में था. तो बीइंग द एल्डेस्ट, आप ही का नंबर लगता है सबसे पहले. सो येस, आई गॉट मैरिड अर्ली, एंड बिकॉज ऑफ विच स्टडीज़ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ उस टाइम पे हो गया था. बट डिज़ाइन फील्ड, दैट वाज माय पैशन सिंस आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग विद डिज़ाइन. पहले ये था फैशन डिज़ाइनिंग करना है, बट कुछ रीजंस की वजह से वो थोड़ा एक टाइम के साथ होता है ना, आप माइंड चेंज करते हो, डेफिनेटली होता है वो चीज़ें. अब 2 बच्चों के बाद वापस स्टडीज़ टेकअप करना, that was not initially my kind of take, but it was my husband's advice to me that, okay, you need to understand that after a certain point, kids will have their own life. And I am already into corporate world, so I'll have my own life. So you will be sitting home. So think, what will you do in your free time? So in place of sitting at home and then, cursing all 3 of us that you don't have time for me, do something for yourself. And that's what struck me to get back into my studies and start my career all over again at the age of 30. At the age of 30 आपने वापस से सोचा कि अब मुझे कॉलेज में जाना चाहिए, कॉलेज के बच्चों के साथ वापस से कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, हाउ इट इज़. एंड यस, हाँ, वही एक और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया आपने. यस. सो आपने कैसे डिसाइड करा कि आपको NIF ग्लोबल उदयपुर में आना है? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द कॉलेज? So initially it was my husband's choice, because he researched everything कि what's the best one, where can और एक और reason था कि initially we live in Jaipur, so initially we are from Jaipur, because of my husband's job we are in Udaipur. So एक और thought था कि अगर transfer वापस जयपुर जाना पड़े, so we should have a choice कि यहाँ पे वापस बीच में कहीं कॉलेज छूटनी नहीं चाहिए. I should have that opportunity where I can shift. Definitely. वो एक होता है. NIF Global का ये फायदा है. NIF Global was something that was giving me that opportunity as well. And उसके साथ साथ एक global platform था उसके पास में. It is a well-recognized institute all over India and all over the globe. World. I guess globe. Worldwide, everyone. अभी हम धूम मचा रहे हैं सब जगह. अभी सब जगह. Definitely. So एक और thought था कि कभी अगर out of India जाने का मन करे, in तो case in future, that opportunity should also be there, because my dad is settled in Dubai. Okay. Abu Dhabi basically, not Dubai, Abu Dhabi. तो Abu Dhabi में कभी ये था कि कभी बीच में अगर मुझे होता है कभी डैड के पास, डैड वांटेड मी टू शिफ्ट देयर, तो ऐसा कि अगर वहाँ जाना पड़ा तो भी कॉलेज बीच में छूटेगी. तो ऐसा क्यों ना कुछ ऐसा देखा जाए जो हमें सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल करवा रहा है, एट द सेम टाइम एजुकेशन लेवल इज़ एट इट्स पीक. So nothing better than NIF Global. So thank you so much. आपने हमारा इतना अच्छा हमारे को सपोर्ट करा एंड इतनी अच्छी बात हमारे बारे में बोली. So it's this is what we want to actually promote also through our podcast, that we do provide global platform and interconnected हैं बहुत सारी चीज़ें. अगर आप एक सेंटर पे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ. बैरियर नहीं बनना चाहिए कभी-कभी. और स्पेसिफिकली सर मैरिड गर्ल्स, हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं. हस्बैंड की जॉब हो सकती है, इवन गर्ल्स जो पढ़ाई कर रही हैं बीच में, उनको भी बहुत सी रीज़न की वजह से कभी शिफ्ट होना पड़ सकता है. जो नॉन मैरिड हैं, फादर के ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक बैरियर बन जाए कि यार कॉलेज छोड़नी पड़ रही है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. सो NIF के पास वी हैव दैट बेस्ट थिंग कि यू कैन टेक ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू, एंड NIF इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर नाउ. सो इट्स अ बिग नेम. So who wants to miss the opportunity? So अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब कॉलेज में आए तो कैसा आपको इतने लंबे टाइम बाद वापस कॉलेज में जाना, नए लोगों से मिलना, और एक्चुअली एक जनरेशन गैप भी है. सो कैसा स्टार्टिंग इनिशियली कैसा था, एंड डिड यू गेट टू नो द जेनजी जनरेशन इजीली ब्लेंड अप हुआ है सबके साथ? टफ टास्क. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
ये था कि मेरा पहला इंटरेक्शन कॉलेज में जो था, अगर किसी के साथ हुआ तो दैट वाज अनुज सर. ओके. ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव. क्योंकि मैं पहले दिन जब आई, जब मैंने उनसे बातचीत की, क्योंकि एडमिशन वगैरह तो मेरे हस्बैंड के फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उन्होंने पूरी की थी, बट द वेरी फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज में आई हूँ तो इट वाज अनुज सर. ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव. ठीक है, मुझे लगा ओके, थोड़ा एक कामिंग, आपकी जब फैकल्टी आपको थोड़ा सा एट होम फील करवाती है तो यू फील कि ओके फाइन, आई एम नॉट एट अ रॉन्ग स्पेस. क्लास में गई तो येस देयर वाज अ शॉक, क्योंकि ऑब्वियसली सर जो भी 18-17 की एज में बच्चे +2 करके निकले हैं, उनके लिए टू सी समबडी ऑफ माई एज सिटिंग इन देयर क्लास वाज अ शॉक फॉर देम एज वेल. सो हाँ, मुझे कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली जो मुझे ऐसा लगा कि एक बार के लिए मुझे सोचा मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी. पर हाँ, कि जब कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना, मुँह से ओखल में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, फिर तो निकलना ही है. वो तो आप करके एक बार घुस गए तो करके निकलना है. घुस गए हैं तो फिर आई शुड नॉट बैक, कि एक बार हो चुका है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हो, पहले आपने वो देखा है, फिर आपने बीच में बहुत लंबा गैप ले लिया है, अब बच्चे हैं, अब उनको, और अब वो नहीं, अब एक वो भी हो जाता है कि आपको देख के आपके बच्चे भी सीखेंगे. एडमिशन लेकर के अगर मैं बैक ऑफ करती हूँ, बेटी तो अभी छोटी है बट बेटा समझदार है, तो मम्मा ने कॉलेज छोड़ दी, तो दैट इज़ अनदर, यू आर गिविंग अ नेगेटिव काइंड ऑफ नेगेटिव मैसेज टू चिल्ड्रन आल्सो कि भाई कि हो सकता है ये, कि आप कर सकते हो ये. डेफिनेटली. और एक वो भी हो जाता है कि डर, बच्चों के अंदर भी वो डर निकालना था कि यार कॉलेज और स्टडीज़ हैव नो एज. बट हाँ, कॉलेज में धीरे धीरे एक सर्कल भी बना है. स्लोली एंड स्टेडीली पीपल, जेन जी जिसे हम कहते हैं ना, दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड शी इज़ नो डिफरेंट. मैं थोड़ा इजीली मिंगल हो जाती हूँ. आई मिंगल विथ ईच एंड एवरी एज ग्रुप. आई गेस मैं एज्ड लोग हैं उनके साथ भी बैठ के मिंगल हो सकती हूँ, तो किड्स के साथ में भी, बिकॉज फैमिली में वो है. जेन जी मेरी फैमिली में भी हैं. डेफिनेटली. तो अपनी एज ग्रुप के साथ हम रही हैं. मैं भी यही करता हूँ. आई ऑल्सो जेल अप. मैं जब भी सेंटर पे जाता हूँ तो मेरा यू क्वाइट जेलिंग विथ यू इज़ वेरी इजी. सो आई ट्राई कि भाई जिस एज के साथ बात कर रहा हूँ उस एज के बन जाओ. हाँ, तो स्लोली एंड स्टडीली इवन माई क्लासमेट्स दे स्टार्टेड कि हाँ यार वी कैन जेल विथ हर. सो हाँ, उसके बाद लगा, महीने भर का टाइम था, बट आफ्टर दैट इट वॉज ईजी. एंड स्पेसिफिकली आई वुड थैंक ऑल माई फैकल्टीज़, right from Prachi ma'am, Anuj sir, Vibha ma'am, Sakshi ma'am was there at that time, Poonam ma'am. They were very supportive of me कि कभी क्लासेस मिस हुई हैं. बेटी छोटी थी उस इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया, शी वॉज जस्ट 1.5. तो होता था कभी क्लास मिस करनी पड़ रही है, कभी कुछ रीजंस पर्सनल रीजंस हो जाते हैं. सो दे वर लाइक डोंट वरी, वी आर देयर टू बैक यू अप. बैकअप क्लासेस आपको मिलेंगी 100%. हाँ, क्लासेस मिलेंगी. कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हो तो वील लेट यू नो अबाउट इट. तो या फैकल्टीज़ की हेल्प के बिना सर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच सकते हो. टीचर्स के साथ पंगे तो नहीं ले सकते. बट हाँ, फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव. एंड दैट इज़ वॉट अवर मोटिव इज़. हम चाहते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे कॉलेज के अंदर, एंड जहाँ पर भी अच्छे लोग एक साथ जुड़ते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स का मिंगल अप अच्छा होता है. एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इवन अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी आप चला रहे हैं. Definitely. अगर आपका रैपो नहीं है बच्चों का और फैकल्टीज़ का, डायरेक्टर्स का साथ में, तो आप उसको ढंग से नहीं चला सकते. कहीं ना कहीं एक इशू जनरेट होएगा, या तो स्टूडेंट लेवल पे होएगा या फैकल्टी लेवल पे होएगा. एंड टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड आप जैसे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को, जैसे आप इतने एक्सपीरियंस के बाद आपने एंट्री ली, तो हमारा टारगेट ये भी रहता है कि एक्सपीरियंस्ड लोग जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनको हमारे को ज़्यादा स्पेशल ध्यान देना है, बिकॉज दे हैव टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन टू चूज अस. क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि आपके मेरे साथ यही था ना सर, क्योंकि जब मैंने किया तो फिर इवन ऑल माई फैकल्टीज दे वर लाइक वी आर देयर टू हेल्प यू, वी वुड लव दैट कि आप पूरा फिनिश करके यहाँ से निकलें. हम चाहेंगे कि आप पूरा फिनिश करें, और कोई भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप ईजीली थोड़ा हेजिटेट करते हो, बट ऑल थैंक्स टू द फैकल्टीज़ की जो मेरी एज ग्रुप के थे. द बेस्ट पार्ट इज फैकल्टीज वर ऑफ माई एज. सो ऐसा लगता है कि वो एज ग्रुप में मैं उधर भी फिट हो रही थी और मैं जेन जी के साथ भी फिट हो रही थी. सो इट मेड माई लाइफ वेरी मच सॉर्टेड एंड वेरी मच ईजियर. सो यहाँ कब ये खेलते खिलाते 3 साल निकल गए पता भी नहीं चला. सही तो यही तो हम चाहते हैं. हाँ, वही ऐसा ही एटमॉस्फेयर बना रहे और ऐसे ही अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहें और ऐसा ही पॉडकास्ट हम उनका लेते रहें. डेफिनेटली यू विल गेट दैट सर. थैंक यू सो मच. एंड अब आगे बढ़ते हैं. एंड
नाउ आई वांट टू आस्क यू कि जब आप इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड में चीज़ें सीखना आपने स्टार्ट किया इनिशियली, सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर टू नो ड्यूरिंग द स्टडीज़? ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है कि इंटीरियर डिज़ाइन में आप एंट्री ले रहे हो या इंटीरियर डिज़ाइनर आप बन रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़नी चाहिए? सब पहली बात तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, फर्स्ट थिंग इज़ टू अनलर्न थिंग्स. हम चीज़ें बहुत कुछ सीख के आए हुए होते हैं, बीट स्कूल, बीट कॉलेज, या फिर हमारी एज में भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसे माइंड में फिक्स होती हैं. तो उन चीज़ों को अनलर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या एक फिक्स्ड माइंड के साथ आप नई चीज़ें नहीं ग्रैस्प कर सकते हो. तो वो हो जाता है कि आप यू शुड फर्स्ट अनलर्न एंड देन लर्न द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. फिर एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे किसी भी डिज़ाइन फील्ड से आप बिलोंग करते हो, बिकॉज फैशन भी है हमारे पास, हम वी सी एवरी स्टूडेंट लाइक फ्रॉम डिफरेंट फील्ड. सो एज अ डिज़ाइनर यू शुड ऑब्जर्व थिंग्स. You should observe things around you, within your area spaces, and then think कि उससे आप नया क्या निकाल सकते हो, पुराने से नया क्या किया जा सकता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अपने कल्चर के साथ भी एज इन लाइक मैं, क्योंकि थोड़ा सा अपने कल्चर को लेकर के बहुत बायस्ड रहती हूँ मैं भी क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं. वी हैव अ ह्यूज कल्चरल बैकग्राउंड. आई वुड से कि हाँ, बीइंग ए राजस्थानी, आई थिंक थोड़ा सा अपने कल्चर को किस मॉडर्न वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि अपने हेरिटेज को हमें आगे लेके जाना है. बिल्कुल. और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सर तोड़ दो पुरानी चीज़ें सारी, लेट्स फॉरगेट इट. नहीं होना चाहिए. जो चीज़ यू शुड कैरी योर हेरिटेज इन अ मॉडर्न वे. सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड हो. एंड कल्चरली तो हम वैसे ही, बीट कलर्स, बीट आर्ट फॉर्म्स, वी आर वेरी रिच. सो मेरा एक हमेशा से रहता है कि मे बी आई एम बायस्ड, बट हाँ, कोई भी एरिया हुआ, आपका एक हिस्ट्री होती है, आपका एक कल्चर होता है, तो आपको उसको भूलना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरा पूरा नया है, सो आई गेट समथिंग न्यू. ठीक है, बट ओल्ड को भूल करके नया नहीं होना चाहिए ना सर. ओके. एंड जब कोई बच्चा एंट्री लेता है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या स्टेजेस रहती हैं. अपनी जर्नी के बारे में बताइए, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड ईयर. जब कोई बच्चा, जो हमारी ऑडियंस है वो जनरली यंग ऑडियंस है जो इस फील्ड में आना चाह रही है या इसको एक्सप्लोर कर रही है, एंड इवन आपकी जनरेशन के लोग भी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं. सो क्या जनरली फर्स्ट सेकंड ईयर का ब्रेकअप रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं इस दौरान, एंड क्या आउटर एक्सपोजर्स मिलते हैं, लाइक साइट विजिट्स एंड एवरीथिंग? फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमें बहुत माइनर थिंग्स, जिसे हम वैसे माइनर हैं बट लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं वो चीज़ें, कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. कलर्स के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हो, हाउ कैन यू प्ले विद डिफरेंट फॉर्म्स, शेप्स, एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो थियोरेटिकल डिटेल होती है, बट उसी को प्रैक्टिकलिटी में आप शीट्स पे उतारते हो पहले. सो दैट इज़, मैं कह रही हूँ ना कि मेरे लिए तो बहुत टाइम के बाद कलर्स और वो पकड़े थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला. इवन सबके थॉट प्रोसेस, एक ही चीज़ आप देख रहे होते हो, बट सबका उसको लेके परसेप्शन अलग होता है. सो हाउ यू परसीव थिंग्स, कि आप चीज़ों को कैसे देख के उनसे कैसे सीख सकते हो, वो भी फर्स्ट ईयर में सीखा. सेकेंड ईयर में टेक्निकलिटीज़ ऑफ इंटीरियर्स जो होती हैं हमें, कि ठीक है आपको ये एक स्पेस दिया गया है, इस स्पेस की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें. और बाय द थर्ड ईयर वी वर ऑल इनटू इंटर्नशिप्स एंड नाउ जॉब. सो सब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं सभी. सो इट्स स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेते लेते यहाँ तक पहुँचे हैं. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया. क्योंकि बहुत बेबी स्टेप्स लेकर के ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं. इट्स नॉट कि आप मैं कर देती हूँ, वो नहीं चलता है, नहीं होगा भी नहीं सर. क्योंकि पहले आपको लाइंस, एक एक छोटी छोटी चीज़ को देखना है, फिर आपको प्रैक्टिकल मतलब चीज़ें, ठीक है ये रूम मुझे आपने ये स्पेस दे दिया, लेकिन इस स्पेस में मुझे क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, प्लस एंड माइनसेस दोनों देखने पड़ते हैं. और ठीक है पेपर पे तो हमने निकाल लिया, लेकिन साइट पे वर्क वो होगा कि नहीं होगा, वो हमें प्रैक्टिकल जा कर के मिलता है. साइड बाय साइड हमने कॉलेज में ये भी देखा कि हमें मटेरियल सिलेक्शन कैसे होता है, ओरिजिनल मटेरियल्स की नॉलेज दी गई. साइट विजिट्स हमने किए, जो ओरिजिनली साइट्स चल रही थी वो ऑन वर्किंग साइट्स भी देखी. साइड बाय साइड हमने मटेरियल जो स्टोर्स हैं, मटेरियल स्टोर्स, डिफरेंट मटेरियल स्टोर, उनको भी हमने एक्सप्लोर किया कि क्या क्या ट्रेंडिंग मटेरियल्स हैं, क्या
किस टाइप के मटेरियल्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ ओल्ड, व्हाट इज़ लेटेस्ट, एवरीथिंग. सो ये चीज़ें भी हमें कॉलेज के थ्रू ही मिली, हमें कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़े. सो अगेन ऑल थैंक्स टू प्राची मैम, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ईजी बना दिया इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना. और प्राची मैम तो दिन भर इंस्टीट्यूट पे बैठी इसीलिए रहती हैं दैट शी कीप्स ऑन थिंकिंग कि नई चीज़ क्या करने वाली हूँ. हाँ, शी इज़ एवरी डे देयर विल बी समथिंग न्यू, अप टू डेटेड विद द थिंग्स कि बच्चों को मैं क्या नया दूँ. और मोर देन थियोरेटिकल नॉलेज शी इम्प्लाइज ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज कि पढ़ाई यार क्या कितना बुक्स के पीछे भागोगे, गेट प्रैक्टिकल नॉलेज. और वही काम आती है, क्योंकि बुक्स हम कितनी भी पढ़ लें, फील्ड में बुक्स काम नहीं आती हैं. is the most important thing, and that is what only we promote. 20% of your theory works and rest all is practical knowledge. So वो सब हमें कॉलेज में मॉडलिंग हम लोगों ने की, छोटे छोटे मॉडल्स बनाए. फर्स्ट एक रूम का मॉडल बनाया, तो उसके अंदर कमियां हमें क्या क्या हमने कहाँ खामियां छोड़ी कि भाई कैसे कर सकते हैं. उसके बाद में हम लोगों ने जैसे फिर एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ हुई हमारी कि फर्स्ट ईयर हमारे साथ, बाय द टाइम वी वर इन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर्स के साथ हमने ग्रुप एक्टिविटी की जहाँ पूरे घर का मॉडल हमने किया. तो वहाँ पे ग्रुप में कैसे काम करना है, जूनियर्स को कैसे टैकल करना है, हाउ इट टेक्स, एंड सारी चीज़ें, बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. बहुत मज़ेदार टाइम रहा है सर. I'm really going to miss these 3 years of my life. So I'm glad that you enjoyed 3 years and after such a long gap also. That's the आपको most एक नया difficult thing ना experience मिला, कि इतने सालों के बाद आप कॉलेज में एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो भी इतने फ्री होकर के. और आपको याद रहेगा ये 3 साल आपके लाइफ के. डेफिनेटली मेरे पास बहुत सी स्टोरीज है मेरे बच्चों को सुनाने के लिए. क्योंकि मेरे बच्चे पूछते हैं मुझसे अभी कि जैसे लाइक मैं घर हो जाती हूँ तो फिर जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तब सारे बच्चे मेरे आसपास होते हैं, कॉलेज में क्या कर रहे हो, अच्छा आपने क्या किया, अपनी फाइल दिखाओ तो हमें. मतलब दे आर क्यूरियस इन लर्निंग थिंग्स. और हमारे यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन फील्ड से नहीं है, नन ऑफ एनीबडी फ्रॉम माई बोथ द फैमिलीज, बी माई इन लॉज फैमिली और बी माई मटर्नल फैमिली, कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन फील्ड से बिलोंग नहीं करता. आई एम द फर्स्ट वन इनटू डिज़ाइन फील्ड. तो घर वालों थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या नया किया, क्या नया कर रहे हो, अच्छा क्या है, क्या चल रहा है. बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि उनको सीखने को मिल रहा है, कि उनके पास एक ऑप्शन रहता है ना कि ओके वी कैन चूज दिस फील्ड एज वेल. तो उनको मैं कहती हूँ कि ये IAS IPS ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट, बट अदर ऑप्शंस भी हैं. क्रिएटिव फील्ड्स बहुत अच्छी हो गई हैं एंड बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई हैं आजकल. एग्जैक्टली. और सर ये होता है कि मेरे जो फैमिली है वहाँ पे ईदर यू गेट इनटू साइंस या फिर आर्ट्स वाले स्ट्रीम्स रहती हैं. सो आर्ट्स में भी बेसिकली होता है कि IAS IPS उस तरफ चले जाओ, अगर आपने साइंस लिया है तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. मतलब वो पुराने टाइम में आप जानते हैं कि वो भाई साइंस इंजीनियर बनना, ये लोगों का मिथ है एग्जैक्टली. मैं खुद इंजीनियरिंग करके सब चीज़ें करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के आपके साथ बैठ के. यू आर अ मल्टीटास्कर सर. But I enjoy being more creative fields. I enjoy creative fields. Creative fields में आपको कुछ नया, कुछ different every day करने को मिलता है. And I am somebody who cannot do the same thing Monotonous every day. work again and again. मैं नहीं कर सकता. मैं बहुत इसीलिए मैं theory books नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं theory पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ. मुझे ये क्लियर था फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड कि मुझे theory field से तो मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है. My dad wanted me to be a doctor. बेटी कहाँ डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, कहाँ ये डिज़ाइनिंग फील्ड. माई डैड इनिशियली जब मैं फैशन डिज़ाइन बोला तो माई डैड वाज लाइक टेलर बनना है तुझे. सो दैट वाज हिज रिएक्शन. एक्चुअली लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते. हमारा जो पूरा एकेडमिक सिस्टम अभी तक बना हुआ है, स्कूल में जो चीज़ें हम सीखते हैं, दिस हैज़ बीन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि लोग ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी मेमोरी पे. लोग चाहते हैं कि आप चीज़ें याद कर लो और उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ जाओ एंड आपके 100 आ गए, मतलब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपकी मेमोरी अच्छी है. सो सक्सेस की डेफिनेशन मार्क्स से जोड़ दी गई है. बिल्कुल. एंड मेमोरी इज नॉट द ओनली थिंग. विच इज़ वेरी बैड. और ये आजकल की जो मुझे तरस आता है इस जेन जी पे, जिसे हम कहते हैं ना, कि उन पे बहुत प्रेशर भी रहता है इस चीज़ को लेकर के. बिकॉज हम सुनते हैं रोज़ बच्चों ने सुसाइड कर लिए. बिल्कुल 2% कम आए थे. अरे भाई हम तो खुश थे, अगर हमें 50-60% मिल जाते तो वी वर हैप्पी. पास हो जा रहे हैं ना उतना. मैं खुद भी मैं जानती हूँ कि प्रेशर था हमेशा से, एक फैमिली प्रेशर कि तू पढ़ाई नहीं करती. एंड आई एम लाइक किस चीज़ के लिए भागना है भाई, मैं पास हो रही हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड दैट्स इट. एंड माई डैड वाज लाइक अनलेस एंड अंटिल यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ इट्स ओके. ही नेवर
pressurized me for getting very 90% marks लाने, and I was not even a 90%. I was an average scorer in my school days क्योंकि मुझे वो theory पढ़ कर कि मैं रट्टा नहीं मार सकती. I still cannot. मैं बहुत बुरी हूँ जब मुझे एग्जाम देना होता है तो हमारा फोकस इस चीज़ पे रहता ही नहीं है कि हम लोग मेमोरी, दिस इज अ क्रिएटिव फील्ड, राइट? क्रिएटिव फील्ड. सो इन द क्रिएटिव फील्ड्स यू हैव टू यूज योर एनालिटिकल थिंकिंग. आपका क्रिएटिव दिमाग इस्तेमाल करना है, एनालिटिकल दिमाग, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग इस्तेमाल करना है, रादर देन जस्ट मेमोरी कि मैंने ये पढ़ा और मैं सेम पेपर पे उतार के आ गया और मैं आगे बढ़ गया लाइफ में. बस तो वही होता है ना कि मुझे आज भी कई कई जगह पे मुझे सुनने मिलता है आज भी, देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिव. तो वो बहुत क्रैब मेंटालिटी भी है जो पीपल वांट टू पुल यू डाउन कि क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, क्यों करनी है पढ़ाई, बच्चे हैं उनको संभालो ना, अब तो उनकी पढ़ाई पे फोकस करना है, और करना ही था तो कुछ MBA कर लेती, मतलब कुछ ऐसा कर लेती, तुम कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब होती है ना. लाइक करना नहीं था ना, पर वो मुझे करना नहीं था. और मुझे आज भी सुनने को मिलता है कि इस उम्र में आके पढ़ाई कौन करता है, इस उम्र में तो बच्चे संभाले जाते हैं. एंड आई एम लाइक बच्चे संभल रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे बहुत हैप्पीली बड़े हो रहे हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि दोनों मेरे पास अभी पिछले 2-2.5 साल से नहीं थे मेरे पास में, क्योंकि फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम मेरा ऐसा है कि दे वर लाइक यू डू इट, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम. सो अब आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपके सपोर्ट सिस्टम इस जर्नी में कौन रहे हैं. Who are those people who actually supported you the most? So biggest support is my husband and my mom. उन दो के बिना तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं. माँ तो देखिए, माँ की जगह तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, तो माँ तो हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगी. बट हस्बैंड डेफिनेटली, क्योंकि उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपना करियर चूज़ करूँ. ही वॉज द वन टू पुश मी फॉर माई करियर. ही वॉज द वन कि नहीं, इट्स हाई टाइम when you should get back to your career and not sit at home. तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि you should have a backup at home. And for specifically for women, I would say not all husbands are supportive. I can see Prachi ma'am having a very good husband supporting her all the time. So same way, my husband is another support system. Like he's my biggest support. अभी भी मेरे exams होते हैं ना, so he's like, you are into your room, on your table, I'm doing all the thing. You need even a glass of water, just call me up for that. तो बहुत ही बड़ी बात है. So he is very supportive, and not every touchwood, not every woman gets somebody like him. So I'm very lucky to have him. उसके अलावा भी मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे ससुराल वाले सभी, मेरे सास ससुर हो गए, मेरे जेठ जेठानी, आई कैन नॉट गो अवे विदाउट थैंकिंग देम, क्योंकि वो अगेन मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे, मेरे जेठ और जेठानी. क्योंकि उनको ये रहता है कि कुछ भी करो बट लाइफ में घर में नहीं बैठना है, यू शुड गेट गोइंग. एंड बीइंग अ वुमेन ऑल्सो, यू आर नॉट सपोज, यू आर नॉट मेंट टू सिट एट होम. दे आर लाइक कि नहीं करना है, बिकॉज दे आर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो मेरे जेठ जेठानी, अब था क्वेश्चन था जब स्टडीज़ लेनी है, अब कॉलेज जाना है, तो भाई बच्चों को संभालना बहुत, बेटी तो छोटी थी बट बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई देखनी है. दे वर लाइक विल टेक केयर ऑफ हिम. सो मेरा बेटा पिछले 3 सालों से उन्हीं के साथ रह रहा है. और बहुत बड़ी बात है ये कि और नाउ दे आर लाइक, इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिला है. हाँ, वो मेरे बेटे को वापस भेजने को तैयार नहीं है. दे आर लाइक, ये तो अब हमारा बेटा है, तुम्हारा कौन है? नहीं, हमारा बेटा है. वो आज भी यही कहते हैं कि पर नहीं. ऐसा सपोर्ट अगर बहुत इस टाइप की मेंटालिटी और इस टाइप का सपोर्ट अगर फीमेल और मैरिड लोगों को मिलेगा अगर, so definitely they can do wonders in their life. Definitely. तो हम एक बात हमेशा कहते रहते हैं कि इक्वालिटी, फेमिनिज्म. इक्वालिटी वो नहीं होती जहाँ आप काम में आधा आधा डिवाइड कर लेते हो. इक्वालिटी वो होती है जब आप समझते हो एक दूसरे को, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक दूसरे की जगह ले पाते हो. एंड दैट्स व्हाट माई फैमिली हैज़ डन फॉर मी. दे हैव गिवन मी दैट इक्वल, सो यू नो, कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम दे हैव बीन माइंड, कि इक्वालिटी दी है अमित के बराबर काम करने की, अमित के बराबर कभी भी कुछ भी होता है तो दे आर लाइक, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वी आर देयर. सो वो इक्वालिटी एक फैमिली में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. एंड आई थिंक मॉम डैड हैं जो सिखाते हैं अपने बच्चों को. सो आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ फॉर टीचिंग माई हस्बैंड सच, यू नो, गुड, यू नो, ही इज़ रियली वेरी गुड. यू हैवंट मेट हिम बट प्राची मैम नोज. ओके, आई थिंक प्राची हैज डिस्कस दिस थिंग विद मी. उन्होंने मुझे बताया है कि ममता के हस्बैंड से मेरी मीटिंग हुई थी, मैं मिली, हमारी फर्स्ट पीटीएम में भी गए थे हम. यस यस यस, डेफिनेटली. नाउ आई रिमेंबर. लाइक कि
यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ये कैसे, मतलब ही चेक्ड ईच एंड एवरी एग्जाम पेपर ऑफ माइंड. सो ही इज़ दैट पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज़. एंड वो ऑब्वियसली मॉम डैड सब कुछ उन्होंने सिखाया है, तो मैं उनको. Great that you have such a good support system with you. Yes, touch wood. And touch wood for that. Touch wood for that. Let me And touch wood. इसी से आगे बढ़ते हुए I want to discuss one more thing that कॉलेज में आपको ऐसे कौन से फैकल्टीज़ ने ज़्यादा सपोर्ट करा, एंड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो आपने किसी फैकल्टी के साथ मिलके करे जिसने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में और इंटरेस्ट जगाया, एंड प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको उनके थ्रू सीखने को मिली? जी, मैंने क्योंकि सेकेंड ईयर होने के बाद में इंटर्नशिप अनुज सर के साथ में की, क्योंकि उनका अपना ऑफिस भी है, उनका फर्म है, तो इंटर्नशिप भी उन्हीं के साथ की मैंने 6 months, एंड अभी जॉब भी उन्हीं के साथ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. ही इज़ वेरी सपोर्टिव. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो ही गिव्स यू द लिबर्टी टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. आपकी अपनी झलक उस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए. अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए वो सारे इंटीरियर्स ही हैं, मतलब होम इंटीरियर्स हैं जितने भी हैं. रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने मोस्टली, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि यू आर लाइक बैकलैश और समथिंग. ही इज़ वेरी सपोर्टिव. कहीं कोई मिस्टेक्स होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लर्निंग स्टेज है अभी भी, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ कि नहीं, टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल इश्यूज़ साइट पे क्या आने वाला है उस डिज़ाइन को लेकर के, वो हमें अभी तक नहीं पता है, वो अनुज सर जानते हैं. स्टेप बाय स्टेप ही गाइड्स कि यहाँ पे ये टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, सो ये डिज़ाइन इस एंगल से ये यहाँ वर्क नहीं करेगा. सो ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रही थी, अब बीम कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, और स्पेसिफिकली अपार्टमेंट्स में जहाँ हाइट बहुत कम है, ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट गेट द फुल, जैसे अपन बंगलोज में हमें मिलती है या फिर हाउसेज में हमें मिलती है, वैसे ही हमें फ्लैट सिस्टम्स में, अपार्टमेंट्स में नहीं मिल पाती है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम फॉल सीलिंग डिज़ाइन करना है. अब क्लाइंट को फॉल सीलिंग भी चाहिए और हाइट भी कम नहीं होनी चाहिए. सो हाउ कैन वी मैनेज थिंग्स दैट वे? उन टेक्निकल पॉइंट्स को कैसे समझ सकते हैं, कितना हम उसके अंदर डाउन जा सकते हैं, कितना हम उसको बिना ऐसे दिखाए कि फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग टाइप का लुक दे सकते हैं. वो सब चीज़ें हमने बहुत अनुज सर की गाइडेंस के अंदर ही, मैं कहूँगी, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स है जब आप ओरिजिनली साइट की जो काम आते हैं. और फिर ये होता है कि ठीक है, आपने एक ऑप्शन बना के दिया है, पहले 2 ऑप्शन चलो आपने, क्योंकि अनुज सर के साथ एक ऑप्शन इज नेवर, यू कैन नॉट जस्ट गो विथ 1 ऑप्शन. You should have 2 to 3 options when you are giving first hand client की. एक क्लाइंट को सिर्फ एक ऑप्शन के साथ आप नहीं मिल सकते हो. सो दैट्स व्हाट ही सेज कि कभी भी एक ऑप्शन के साथ मिलोगे ना तो दैट रूइंस योर इमेज. क्या एक ही ऑप्शन, यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस. सो हम काम करते तो फिर अनुज सर को जब चेंजेस आते हैं ना, सो कभी कभी होता है कि क्लाइंट को टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती है, कि वो तो कि ऐसा कर दो, पर अनुज सर को पता होता है कि वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस. अब कर दो और करना भी कुछ वैसा ही है, और कैसे करेंगे तो वो टेक्निकलिटीज़, और क्लाइंट को कन्विंस भी करना है. क्लाइंट्स अभी जैसे क्लाइंट्स के साथ हम आते हैं ऑफिस में, तो हम बैठते हैं, हम देखते हैं कि कैसे सर उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, और दैट इज़ अ वेरी दैट इज़ एन आर्ट. कि मैं ये सोचती हूँ कि कैसे कर लेते हैं यार, क्योंकि क्लाइंट्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी वी आर लाइक 4 people सिटिंग ऑन ए टेबल एंड वी आर लुकिंग एट ईच अदर्स फेस कि ये कैसे पॉसिबल होगा, पर सर उनको कन्विंस करते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, आप ऐसे नहीं, ऐसे ऑप्शन कर सकते हो. और कभी कभी कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो नहीं मानते, नहीं हमने तो ये देखा है, मतलब कभी कभी होता है ना, पिंटरेस्ट है आजकल, यूट्यूब पे आप देख लेते हो, कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो कुछ क्लाइंट्स को क्या होता है एज इट इज़ चाहिए. तो भाई एज इट इज़ चाहिए, लेकिन आपके पास वो स्पेस, अब उनको स्मॉल स्पेस में उतना डिज़ाइन एलिमेंट्स डालना, कैसे आप उन डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ प्ले कर सकते हो, उन डिज़ाइन एलिमेंट्स को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें अनुज सर के साथ अब काम करने पे पता चल रही हैं. क्योंकि अभी तक लगता था कि हाँ यार, जब तक सेकेंड ईयर में थे ना, कर लेंगे, हो जाएगा, क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है, इतना कितना डिफ़िकल्ट है. हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ का जैसे अंदाज़ा फिर मी ठीक है, बिकॉज एक एज के साथ आपको पता होता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट जाता है कि डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली करेंगे. क्योंकि अभी हमारा घर बना है तो उसका इंटीरियर्स को मैंने इसको फॉलो अप किया, तो आपको पहला प्रोजेक्ट मिल गया आपका.
वो अपना ही घर था तो उसके अंदर यू कैन नॉट कॉल इट अ प्रोजेक्ट, यू हैव टू से लाइक कि घर का काम था वो जो मुझे करना था। तो वो किया तो मुझे समझ आया कि मैंने कहा नहीं यार, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि मुझे मेरे ही जेठ जेठानी को कन्विंस करने में टाइम लग रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि उन दोनों की भी डिफरेंट एक थॉट प्रोसेस होता है। हर इंसान का थॉट प्रोसेस उसके घर के लिए अलग होता है, बिल्कुल उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हाँ, और फिर बच्चों का रूम डिज़ाइन करना उसमें एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। और फिर ऊपर से मुझे मेरा जो जेठ जी का बेटा है वो काफ़ी ही इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो मुझे कहता है आप जो बोलोगे चाची वैसा हो, सब चलेगा, मुझे तो आप नीचे गद्दा डाल के दोगे तो भी चलेगा। एंड आई एम लाइक बेट कुछ तो मतलब एक सामने वाले का आप रूम डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ उसके दिमाग में होता है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, अब वो भी नहीं पता। अगर वो नहीं पता है तो भी आपको कैसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है ना, वो फिर मुझे आनंद सर ने बैठ के समझाया कि मैंने उन्हीं के साथ बैठ कर की है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तब तक। ये मेरे इनिशियली, मैं आपको 1 साल पहले की बात कह रही हूँ, जब मैंने इनिशियली जब उस पर काम करना, तो मैं आनंद सर के साथ बैठती थी। मैंने कहा सर ये काम है, मुझे नहीं पता कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ 15, ही इज़ ग्रोइंग अप, और ग्रोइंग अप बॉयज़ के दिमाग में क्या होता है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, ओनली बॉयज़ कैन डू दैट। मेंटल स्टेट से सबकी अलग होती है, बट बॉयज़ बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक बॉय की थॉट प्रोसेस होती है। वी कैन नॉट डू दैट। सो मैंने उनके साथ कि सर क्या करूँ मैं ऐसा कि उसको कुछ भी दे दो, सब चलता है। तो अनुज सर का ये था कि कभी कभी आपको क्लाइंट्स भी ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे आप कुछ भी कर दो हमारे लिए चलेगा, पर आपको सोचना पड़ता है उसमें, कैसे सोचोगे, कैसे करोगे। फिर उसमें फिर अगेन टेक्निकलिटीज़ कि बैठो, क्वेश्चनर लेके बैठो कि कलर्स क्या पसंद है। मैंने ये देखा है अनुज सर के बारे में, हाँ, and he's very sound in the software part also, वेरी सम, be it 3D modeling, be it renders, be it AutoCAD, very fast. very fast, and be it planning also, Planning also. plus space utilization, Yes. technicality into Technicalities. details, मतलब हर एक चीज़ आपको वुडन में क्या वर्क करना है, किसी भी एलिमेंट मटेरियल को ले लो, मेंटल स्टेट को समझ पाना, ही इज वेरी गुड एट दैट एज वेल। एंड मेंटल स्टेट समझना, क्लाइंट हैंडलिंग करना, बच्चों को हैंडल करना, हाँ वो तो ऑब्वियसली, और बच्चों को ट्रिप्स पे भी हैंडल करना जहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ हम थे वहीं पे। ड्यूरिंग ट्रिप्स पे भी बच्चों को आराम से हैंडल कर लेते हैं। इज अ मल्टीटास्कर, मल्टीटास्कर, और बहुत बिना सोबर। शिकन के, बिना आपको उनको देख के फील नहीं होगा कि आदमी इतना सारा काम कर रहा है, एंड ही विल डू हिज वर्क, हिज वर्क वेरी कामली। तो उनको मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं इस फील्ड के बारे में सोचूं ना तो ही इज़ माई मेंटोर। डेफिनेटली आई लुक अप टू हिम एज अ मेंटोर नाउ, बिकॉज इतने टास्क होते हैं उनके पास में, और वो इतने काम तरीके से ऑफिस में काम करते हैं कि हंसते खेलते काम हो जाता है। और कभी कभी जैसे गलतियाँ भी होती है ना, तो उनका समझाने का तरीका वो नहीं है कि तुमने ये गलत किया, नहीं, वेरी कामली विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि आपने कहाँ गलती की, क्यों ये गलत है, कि गलती तो ठीक है पर क्यों गलत है वो, और समझाना। क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है हमने तो सही किया था, फिर सर ने गलत क्यों बोला इसको, होता है सर। बीइंग अ स्टूडेंट सबके मन में कई बार सवाल आ जाता है कि भाई सभी स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं हमारा आंसर तो सही लिखा था पर मैम ने मार्क कम क्यों दिए, पर वो क्यों कि ये गलत क्यों है वो समझा पाते हैं वो हमें। डेफिनेटली। तो वो बहुत उनके साथ मैं कई बार, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेम्पर मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता है, मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ कभी कुछ चीज़ों को लेकर, कि नॉट इन द ऑफिस बट मेरा टेम्पर वैसे है। मैं सर को सोचती हूँ सर कैसे हैंडल कर लेते हैं, ही इज़ वेरी गुड एट एवरी पार्ट ऑफ इट। वो क्लाइंट्स के साथ मतलब मीटिंग्स करते हैं तो भी मतलब इतने काम और इतने, और उनको कन्विंस कर भी पाते हैं, एंड दैट्स अमेजिंग। देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अनुज सर। डेफिनेटली। एंड ऑल्सो टेल मी वन एक्सपीरियंस जो आप अपने अभी बताया, आप ट्रिप पे भी गए हो उनके साथ? हाँ हम लोग थे ना, प्राची मैम थी। आप कौन से ट्रिप पे थे? जो फर्स्ट ट्रिप हुआ था 2022 में जो हम लोग ज्वाइन किया था। कहाँ पे गए थे आप? वो अपना एक्सपीरियंस बताओ मेरे को। सर ट्रिप तो हम लोगों ने अमृतसर से शुरू किया, खजुराहो में, वो तो पूरा उधर हम लोगों ने गए। काफ़ी लंबा ट्रिप था आप लोगों का। हाँ लंबा ट्रिप था बट अमेजिंग, क्योंकि एक होता है कि वो मेरा फर्स्ट ऐसा टाइम था जो मैं बहुत टाइम के बाद घर से, यू कैन से कि सोलो निकली थी घर में, क्योंकि विदाउट किड्स, विदाउट हस्बैंड, विदाउट एनी फैमिली मेम्बर निकली थी। सो दैट वे ऑल्सो इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। और बच्चों के साथ, जेन जी के साथ, जो एक क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे उस टाइम पे नहीं थे, आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम माई क्लास, ओनली माई सीनियर्स वर, जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स थे, दे वर देयर विद मी। उनके साथ मिंगल होने का मौका मुझे उस टाइम पे मिला।
they got to know me at that time कि okay there is somebody called Mamta in this camp. They knew कि ठीक है, she's studying in this campus, she's married, but they didn't knew me as a person. So they got very frank इन with ट्रिप्स me. पे ये फायदा होता है कि लोग एक दूसरे को जानने लग जाते हैं एंड थोड़ा सा मिंगल अप हो जाते हैं सब लोग. मिंगल हो जाते हैं, थोड़ा एट ईज हो जाते हैं. और फैकल्टीज़ के साथ मेरा बॉन्ड वैसे ही बहुत अच्छा था. उस टाइम पे प्राची मैम थी हमारे साथ, प्राची मैम अनुज सर दोनों ही थे हमारे साथ. बिल्कुल. और बहुत हंसते खेलते हम लोग, मतलब ऐसा होता ना कि वो ट्रिप एक और होनी चाहिए थी जब हम सब साथ में हुए वापस, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सब अलग अलग सर एक लाइफ है, तो सब अलग चले जाते हैं. दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ है कि सबकी रोड्स अलग अलग निकलती हैं. कुछ बट हाँ, अच्छी मेमोरीज आप ड्यूरिंग कॉलेज अपने गैदर करते हो और वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है. मैं कह रही हूँ ना सर कि ये कॉलेज के 3 साल दे आर गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ. क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि कॉलेज ही होती है. स्कूल जस्ट लाइक कि मुझे अगर कोई कहते ना कि वापस उसी बैच के साथ स्कूल जाना है क्या 12th में, आई एम लाइक यस, लेट्स गो बैक बिकॉज हम सब स्कूल डेज को मिस करते हैं. अब स्कूल से निकलने के बाद पता चलता है कि वो कितने प्रेशियस दिन थे और क्या हमारी लाइफ थी. अब सारे फ्रेंड्स दे आर लाइक सब अलग अलग जगह हैं, डायरेक्शन भी है सर. फिर क्योंकि स्कूलिंग मेरी इंडिया से नहीं, मैं अबू धाबी थी, तो फिर सारे फ्रेंड्स सब अलग अलग जगह हैं. दे आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो हम लाइक यार एक गेट टुगेदर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स के साथ में दैट वे. एंड माई बेस्टीज दे स्टिल कॉल मी एंड दे लाइक कब आ रही है तू. एंड आई एम लाइक पता नहीं. व्हेन दे कम टू इंडिया आई एम लाइक बिकॉज दे आर फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो लाइक व्हेन आर यू गाइज कमिंग टू नॉर्थ इंडिया, दे लाइक लेट्स प्लान, लेट्स कैच अप. बट नहीं हो पाता बिकॉज फैमिली लाइफ, सबकी एक फैमिली लाइफ होती है, सबकी वर्क लाइफ होती है. बट हाँ, कॉलेज इज कॉलेज. So moving ahead, now we'll discuss that what is your take on interior design being how female friendly this particular field is, and क्या जो भी लड़कियां अब इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहती हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, what is your message for them that should they take up this field, how convenient and easy it is, and what are the difficulties in this particular field? For any of the female who wants to take up interior design, it's a good to go field. It's one of the best fields to explore in today's time. मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो ये सोचती है ना कि 9 to 5 जॉब कर लेते हैं, प्लीज़ वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि 9 to 5 जॉब वाली ये फील्ड नहीं है. इट इज़ मच बियॉन्ड दैट. कि इसमें टाइम आपको फील्ड पे भी उतरना पड़ेगा. यू विल बी डूइंग मल्टीपल थिंग्स व्हेन यू आर ऑन टू द फील्ड. आपको ऑफिस में भी बैठ के काम करना है, तो आपको फील्ड पे भी जाना है, आपको मटेरियल सिलेक्शंस के लिए भी जाना है. और आपको 10 बातें सुनने के लिए भी रेडी होना चाहिए क्योंकि एट टाइम्स गर्ल्स आर नॉट रेडी फॉर दैट. आई मीन ये हो जाता है कि मुझे कैसे बोल दिया, आई एम अ गर्ल. वो फेमिनिज्म का जो झंडा लेके घूमते हैं ना, प्लीज़ यू शुड नॉट कम इन टू दिस फील्ड. बिकॉज क्योंकि फील्ड ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको लेबर से लेकर के हाई एंड क्लाइंट्स सबके साथ डील करना आना चाहिए. इट्स नॉट वन सेक्शन ऑफ पीपल दैट यू आर गोइंग टू हैंडल. ऑफिस में बैठे हो तो आप ईजी हो, एसी रूम में बैठो, काम करो 9 to 5 एंड यू जस्ट गो बैक होम. आपको किसी को सुनना नहीं है, जस्ट यू आर आंसरेबल टू योर बॉस. पर इस फील्ड में जब आप लिटरली उतरते हो ना खुद से, तो आपको जो लेबर काम कर रहा है, कारपेंटर हो सकता है, इट कुड बी अ प्लम्बर, क्योंकि सबसे डील करना पड़ता है. और कई बार होता है कि आपको उनके साथ अलग तरीके से पेश आना होता है, आपको क्लाइंट के साथ अलग तरीके से पेश आना होता है, आपको जब मटेरियल सिलेक्शन के साथ जाते हो तो डीलर्स के साथ अलग तरीके से पेश आना होता है. सो यू शुड नो हाउ टू हैंडल. और वो एक कि मैं फीमेल हूँ, मुझे कैसे बोल दिया, दैट वो इस फील्ड में वर्क नहीं करेगा. यू शुड बी रेडी. और आई थिंक आजकल की लड़कियाँ काफ़ी बोल्ड हैं. ज़्यादा मेरे को लगता है लड़कों से ज़्यादा बोल्ड हैं. और होना भी चाहिए सर. ये टाइम ऐसा है जब लड़कियों को बोल्ड होना, डेफिनेटली होना चाहिए, एट द सेम टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंट होना. मेरी डॉटर 3 साल की, मैं उसको ऐसे सिखाता हूँ. हाँ, मैं भी यही कहती हूँ. मैंने कहा शेरनी बनाना है. बिल्कुल 100%. मैंने कहा हर लड़की को शेरनी बन के काम करना चाहिए, क्योंकि ये आज का टाइम आपसे डिमांड करता है. इट्स नॉट जस्ट दिस फील्ड, बीट एनी फील्ड. आप किसी भी फील्ड में काम करो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आपको सेल्फ डाउट्स नहीं आने चाहिए कि किसी ने आपको बोल दिया कि तुमने काम अच्छा नहीं किया, यार किया कि नहीं किया, क्या करूँ. ये क्वेश्चंस आपके मन में जब उठेंगे ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं गिर जाते हो.
पीछे आ जाओगे, मतलब यू टेक उतना स्टेप्स कॉन्फिडेंस के बैक साथ आगे और नहीं वो बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस लूज करते हो आप, अपनी क्रिएटिविटी को लूज करते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप फिर उस पर सोचना बंद कर देते हो। आप उस एस्पेक्ट पे ना सोच के ये सोचते हो कि मैंने कहाँ गलत किया, उसने मुझे क्यों बोला। आई थिंक यू शुड शट योर ईयर्स फॉर सच पीपल एंड यू शुड मूव स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। ग्रेट। एंड इसी से मैं जस्ट अब आगे इस तरीके से आपको ये जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि आपने मतलब मेरे ख्याल से यू आर ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे जैसे हस्बैंड इज ऑलरेडी लाइक मैरिज ऑलरेडी डन, किड्स ऑलरेडी डन, 14 years of married काफ़ी life. बड़ा पार्ट होता है लोगों की लाइफ का, जहाँ पे लोगों को लगता है यार मुझे अभी शादी करनी है, अभी मेरे बच्चे होने चाहिए। सो यू ऑलरेडी हैव दैट सम लेवल ऑफ सेटलमेंट इन योर लाइफ, एंड नाउ यू हैव ऑल्सो टेकन अप दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड सक्सेसफुली completed your education also, and done the internship part also, which is so अभी ये इतना सारा काम आपने कर लिया है लाइफ का, तो अब आपका आगे क्या प्लान है? आर यू लुकिंग टू स्टार्ट योर ओन फर्म और वुड यू कंटिन्यू टू वर्क विद समवन? आगे क्या प्लान किया आपने? सर प्लानिंग अभी तक तो ये है कि पहले अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का आपको, और काम का एक्सपीरियंस आपको खुद से करके नहीं, किसी के साथ करके ही मिलता है। So unless and until I'm in Udaipur, I'm working with Anuj sir, hopefully. Great. और once अगर वापस घर जाना है, जयपुर शिफ्ट होना है, उसके बाद भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार 2 साल का तो एटलीस्ट मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस विद समवन होना चाहिए टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन लेटर ऑन। येस आई वॉन्ट, क्योंकि बच्चों के साथ वर्क लाइफ बैलेंस करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ। इट शुड नॉट बी कि आई शुड बी टेकिंग देयर टाइम, कि उनका टाइम मैं उनसे छीनना नहीं चाहती, कि उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूं और मैं अपना काम भी कर सकूं। सो वो एक फ्रीलांसिंग से ही हो सकता है। अपना खुद का बिजनेस हो तो आप यू आर ऑन योर ओन बॉस। और मेरे डैड भी हमेशा कहते हैं कि बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ बिजनेस पर्सन। सो मुझे बिजनेस तो आपके ब्लड में हो गया है। सो हाँ, बिजनेस इज काइंड ऑफ इन माई ब्लड, बिकॉज मैं हमेशा से ये था कि खुद का कुछ करना है, पर पहले सीखना है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, एंड मैं इस पर वापस से फोकस करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में कि आपको हमेशा किसी के साथ एक्सपीरियंस ऑफिस में यू शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 2 years, एंड आई वुड से एटलीस्ट 5 years इफ पॉसिबल। डेफिनेटली सर। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हो। सर 2 years मैं मेरे लिए लेके चल रही हूँ। क्योंकि नहीं, मैंने 2 years इसलिए बोला क्योंकि मैं उस एज पे हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम सिर्फ सीखने में नहीं लगाना चाहती। बट 2 years is sufficient time, बिकॉज 1 साल तो मैं ऑलरेडी हो गया मुझे काम करते। अनदर 2 years मीन्स 3 साल हो जाएंगे मुझे। yes, definitely. तो बाय द टाइम मैं थोड़ा, बेटा भी 10th कंप्लीट कर चुका होगा मेरा, तो मुझे ये है कि थोड़ा बच्चों के साथ टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो एक बार अपनी लाइफ में निकल गए तो फिर दिल बी बिजी विद देयर ओन स्टफ। बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती। किसी भी फील्ड को आप जब परस्यू करते हो तो आई थिंक to master that particular field on a very good level and to excel that particular field, you need at least 10 years. ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। उससे पहले आप काम कर सकते हो, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। आप किसी अच्छे प्रोफेशनल पर्सन को ज्वाइन भी कर सकते हो, आप खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। पर जो एक एक्सेलेंस वाला पार्ट है, जहाँ यू स्टार्ट फीलिंग कि यार नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग, it takes time. Definitely. Good things take time. Yes. So we know. You should मैं always हमेशा do एक that. चीज़ कहती हूँ ना कि हरी में कोई भी काम नहीं, you should not। आजकल की जो जेनजी से हम कहते हैं ना, they are in a hurry. उन्हें सब काम चुटकियों में चाहिए, जैसे हम रील्स में देखते हैं, चुटकी बजाती सारा काम हो रहा है। Blinkit, exactly, Blinkit. So वो नहीं होता, रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं चलती। गुड थिंग्स के लिए तो आपको यू हैव टू वेट, यू हैव टू वर्क हार्ड, you need to sweat before you can relax. So वो तो करना पड़ेगा, एंड वही मेरा मोटो है, क्योंकि पहले सीखना है, खुद सीख जाएं, उस काबिल तो बने कि हम कुछ अच्छा डिलीवर कर पाए कल खुद से। अब अदरवाइज क्या, डिलीवर करने के लिए कुछ यहाँ होना भी चाहिए। यू शुड हैव दैट नॉलेज फर्स्ट टू डिलीवर। आप सबके पास नॉलेज है तभी तो आप दूसरों को सिखा पाते हो। आई ट्रूली बिलीव दैट कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लाइफ में किसी ना किसी तरीके से एक्सेल करते हैं, भले ही टाइम लगे ज़्यादा, भले ही हर्डल्स आएँ, बट कहीं ना कहीं पे जो हायर पावर्स हैं वो उनको कुछ चीज़ों से बचा भी लेती है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे यार जल्दी मुझे मिल जानी थी पर नहीं मिली,
हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए था कि आपको वो चीज़ जल्दी नहीं मैं मिली। जल्दी में रहती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अब तो मुझे एटलीस्ट एट दिस एज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम एट दैट काइंड ऑफ पीस, आई एम एट पीस विथ वॉट एवर आई हैव। ये सब ठीक है, मैंने आगे के भी गोल्स बना रखेंगे, ठीक है, जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाते आई विल बी वर्किंग टिल देन। मेरा उसके बाद सेटल्ड है कि मैं वृंदावन जाके बसने वाली हूँ। मुझे वही लाइफ दुनियादारी से आगे नहीं उलझना नहीं है, काइंड ऑफ सिचुएशन मेरी है। पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो मॉम डैड की हों, सास ससुर की हों। सास ससुर की चलो ठीक है, आई हैव लाइक यू नो पीपल टू शेयर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट माई पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव, बीइंग यू नो द ओनली Being the elder one. being the elder one you can say, being the only child you can say. So ऐसा लगता है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दोनों ही चीज़ों पे करना है कि जहाँ मुझे अपने बच्चों को भी संभालना है और आगे जाके मॉम डैड को भी संभालना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बार मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद आई विल गिव माई 100% टू माई लॉर्ड यू नो कृष्णा एंड राधा। बिकॉज अभी मैं देती हूँ टाइम, बट उतना ऑब्वियसली नहीं दे पाती जितना मैं चाहती हूँ। मुझे घर में ये हमेशा मुझे लगता है जब भगवान चाहेंगे ना, जब वो टाइम आएगा, हाँ वो अपने आप वो अपने आप मैं बुला यही लेंगे कहती हूँ आपको। कि जो अच्छा लगे करवाते जाओ, मैं करने को तैयार हूँ, आप करवाओ। Great. यू नो आई वॉन्ट टू बी द मीडियम, कि वो मुझे मीडियम बनाए और अपना काम करवाएं, चाहे वो जैसा मर्जी करवाएं, अच्छा बुरा। और होता है जो आई एम नॉट हियर टू प्लीज़ एवरीबडी, अच्छा होगा तो अच्छा है, बुरा होगा तो बुरा है। और मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ कि कोई अगर मुझे ये कह रहा है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, सो मैं उसकी सुनती हूँ, बट देन आई थिंक कि क्या मैं सही में गलत हूँ। अगर मैं मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है, देन आई फील सॉरी। अगर मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की है, लाइक कहते रहो जो कहना है, इट्स फाइन। जो ऊपर बैठा है, जो देख रहा है मुझे, वो जानता है मैंने गलत किया कि सही किया, एंड वो जिस दिन हिसाब करेगा वो करेगा। यहाँ इंसान हिसाब करने नहीं बैठे हैं। सो आई लेट थिंग्स गो, और जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, जो गया वो गया। दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज नेम्ड सोच से मंजिल तक, एंड आपने कुछ सोचा एंड आपने उसको अचीव करा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लोग तो 50 चीज़ें बोलते रहेंगे, Exactly. लोगों का काम है बोलना। अभी मैंने कहा ना, शट योर ईयर्स एंड जस्ट गेट गोइंग। बट यू हैड अ थॉट प्रोसेस एंड यू एग्जीक्यूटेड दैट थॉट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। एंड इसी गुड नोट पे we would like to end this podcast. Thank you so and much, thank you so much for coming to our podcast. Thank you and so much, giving sir, for us this inviting me. splendid episode. And इसी अच्छे नोट पे we would like to close this podcast. This was सोच से मंजिल तक, an episode with ममता. And इसी तरीके से हम अच्छे और बेहतरीन एपिसोड आप लोगों के लिए लाते रहेंगे आगे से आगे।